हेलो सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स, वेलकम। मैं हूं सीए प्रणव पोपट और आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेम इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 का जो पहला सेक्शन है दैट इज मैथमेटिक्स और रादर बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके अंदर एक चैप्टर है सर जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और ये चैप्टर अपने आप में खुद तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं वो हमको स्टैटिस्टिक्स के दूसरे चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प करता है। इसलिए ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बिल्कुल भी भाई इसको मिस करके नहीं जाने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इसमें समय भी अच्छा खासा लगता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो अपने बारे में आपको बता देता हूं। सो माय नेम इज प्रणव पोपट एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बिजनेस मैथमेटिक्स से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये सारे उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो जो नवंबर 2022 या उसके बाद कोई भी सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन and I have cleared all the levels of the CA in very first attempt. I am having 5 years of experience after CA and I am an educator by passion, by choice. So, आपको CA फाउंडेशन लेवल पर पेपर 3 पढ़ाऊंगा और इंटरमीडिएट लेवल पर भी पेपर 3 होता है जिसका नाम होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी मैं पढ़ाता हूं। अच्छा, आई एम द पार्ट ऑफ द बाहुबली टीम। सो दिस टीम विच स्टैंड्स विथ यू टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। आपने देखा ही होगा कैसे रिसेंट एग्जामिनेशन में आखिरी दिन तक सारे के सारे एजुकेटर्स लगे हुए थे बच्चों की प्रिपरेशन के लिए। एंड दिस इज माय टाइमिंग। सो यूट्यूब पर रोज रात को 8 बजे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का टॉपिक चल रहा है। और अगर आप एक रेगुलर बैच, स्ट्रक्चर्ड बैच, प्रॉपर बैच जो कि अनअकैडमी ऐप के अंदर होती है, प्लस बैच एकाग्रता, ज्वाइन कर सकते हो जिसमें मैं 8 AM to 9:30 AM पढ़ा रहा हूं और ये भी नवंबर दिसंबर 22 अटेम्प्ट वालों के लिए एप्लीकेबल बैच होगी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। ऑल द वेरी बेस्ट। कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, सबसे बड़ा क्रक्स, और वो ये था सर कि अगर क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि ऑर्डर डू नॉट मैटर, तो क्या जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे? अगर क्वेश्चन पढ़ के तुझे ये समझ में आता है कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है और फिर अगर नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है तो इसका मतलब कौन सा थ्योरम लगेगा या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? जल्दी बताइए सर। जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हम कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कॉम्बिनेशंस, तो ये क्रक्स था कि कॉम्बिनेशन कब लगता है। दूसरी बात सर, जैसे परम्यूटेशंस का थ्योरम तुझे आता था यार, वैसे ही तो कॉम्बिनेशंस का थ्योरम है। मतलब अगर पूछा जाए एनसीआर तो वो एनपीआर के जैसा ही है, बस नीचे डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल और करना है। विच मीन्स कि अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज 9C4 तो तुम कर दोगे 9P4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। मतलब तुम तुम्हारी वो ट्रिक भी लगा सकते हो परम्यूटेशंस वाली। कौन सी ट्रिक? 9P4 मतलब 9 into 8 into 7 into 6। जी हां, और इस पूरे को तुम डिवाइड कर दोगे 4 फैक्टोरियल से, दैट इज 24। तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि कॉम्बिनेशंस के थ्योरम का जो कैलकुलेशन है, जो आपका एनसीआर निकालना होता है, उसे कैसे क्विकली निकाल सकते हो, इस पर भी तुम्हारी ग्रिप बन चुकी है। फिर मैंने बताया था कि अगर मुझे सारे के सारे लोगों को चुनना है, एनसीएन, तो कितने तरीके हैं मेरे पास? तुम्हारे पास 5 चीजें रखी हो तो मैं 5 चीजों को चुनना है। बताओ 5 चीजों को चुनने की क्या? अरे सर, जितने ऑब्जेक्ट्स अगर सभी को सिलेक्ट करना है तो एक ही तो तरीका है, सबको सिलेक्ट कर लो, हो गया 1। दूसरा, नन ऑफ देम टू बी सिलेक्टेड, किसी को सिलेक्ट नहीं करना तो भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 1। ये बेसिक बातें कल आपने मेरे साथ करी थी, फॉलोड बाय द क्वेश्चंस। अब आज मैं आप लोगों के सामने लेकर जो आ रहा हूं टॉपिक, वो टॉपिक है सर कंडीशनल कॉम्बिनेशंस। सर लेकिन बुक में तो ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं यार। आपको भी पता है कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का सीक्वेंस मैंने खुद अपना बनाया हुआ है ना। हम बुक के सीक्वेंस से नहीं चलते, हम कैटेगरी वाइज चलते हैं। जैसे परम्यूटेशंस में किया था वर्ड फॉर्मेशन, नंबर फॉर्मेशन, वैसे कॉम्बिनेशंस में भी हमारा वही एकदम लॉजिकल अप्रोच रहेगा जिससे मोस्ट इफेक्टिव वे में समझ में आए चीजें। तो चलिए मैं स्लाइड्स की तरफ चलता हूं। कंडीशनल कॉम्बिनेशंस क्या होता है सर? ये ऐसी चीज है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं बता सकता। हम एक क्वेश्चन ही देखेंगे, क्वेश्चन से ही इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक मास्टर एग्जांपल लूंगा, इस बेसिस पर तुमको सब कुछ यहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले लेता हूं मैं एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 5, पेज 5.17। साथ में मेरे साथ आराम से पढ़िए, लैंग्वेज को अच्छे से समझिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स।
एक पर्सन है जिसके 12 दोस्त हैं, ऑफ हुम 8 फ्रेंड्स आर रिलेटिव। होता है ना कभी कभी कि हमारे कुछ रिलेटिव्स भी हमारे काफी क्लोज फ्रेंड होते हैं। तो एक बंदा है जिसके 12 फ्रेंड्स हैं और उसमें से 8 फ्रेंड्स उसके रिलेटिव हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि 12 में से कितने फ्रेंड ऐसे होंगे जो फ्रेंड तो है लेकिन रिलेटिव नहीं है? कैन यू टेल मी क्विकली? 12 में से 8 अगर रिलेटिव हैं तो 4 नॉन रिलेटिव होंगे। बिल्कुल सही बात है। इन हाउ मेनी वेज कितने तरीकों से कैन ही इनवाइट, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 7 गेस्ट? 12 में से उसे 7 गेस्ट बुलाने हैं। अरे क्या हो गया रे भाई? सर आपने पेन सिलेक्ट नहीं किया था। लो भाई पेन ले लेता हूं। 12 में से आपको 7 गेस्ट बुलाने हैं, लेकिन विद अ कंडीशन कि वो जो 12 गेस्ट तुम इनवाइट करोगे ना, 7 गेस्ट इनवाइट करोगे आउट ऑफ 12, 5 उसमें से रिलेटिव होने चाहिए। 5 ऑफ देम आर रिलेटिव। अब देखो यार, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं हम आम नॉर्मल जिंदगी से, आम जिंदगी से, मैंगो लाइफ, जहां पर कोई कंडीशन नहीं दी थी, ये रिलेटिव नॉन रिलेटिव वाली कोई बात ना होती। तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता कि भाई नंबर ऑफ वेज टू इनवाइट 7 गेस्ट आउट ऑफ 12, तो यार मेरे 12 दोस्त हैं, उसमें से 7 लोगों को मैं डिनर पर बुला रहा हूं, तो मुझे 12 में से किसी 7 को चुनना होगा कि कौन से 7 को मैं डिनर पर बुलाने वाला हूं। तो भैया ऑर्डर मैटर नहीं करता, 12 C 7। ये थी आम जिंदगी जब कंडीशन का कोई रोल नहीं था। पर सर क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा हुआ है। चलो पहले इसका आंसर निकालना तो निकाल दो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। कितना बता रहे बेटा आप लोग? तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन आई गेस 792 आ रहा है। एक बार चेक करेंगे आप लोग भी। 12 11 10 9 8 7 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर 7 फैक्टोरियल को भी ओपन करके लिख देता हूं। 7 6 5 4 3 2 1। 7 6 कैंसिल हो जाएगा और 5 4 3 2 डिवाइड हो जाएगा इससे। 12 11 10 9 8 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, 792। ये नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं। ये था सर विदाउट कंडीशन। जितना पार्ट अभी हमने सॉल्व किया दैट वाज विदाउट कंडीशन। अब सर आती है मेंटोस जिंदगी, मतलब कंडीशन को बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं अच्छे से कि वो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये जो मैंने करवाया है बेटा, ये पूछा नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा था कि अगर कंडीशन नहीं होती थी तो हम कैसे नॉर्मली थ्योरम लगा के कर देते थे। लेकिन अब थोड़ी सी बात बदलेगी। अब हम ये करेंगे सर कि देखो भाई, मेरे पास 12 लोग हैं। जी हाँ, 12 में से आपको पता है कि 8 पीपल आर रिलेटिव और 4 पीपल आर नॉट रिलेटिव, दे आर नॉन रिलेटिव। ठीक है सर, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको इनमें से चुनने हैं कितने लोग? आपको इनमें से चुनने हैं 7 लोग, लेकिन वो 7 लोगों का कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि वो 7 में से 5 लोग रिलेटिव होने चाहिए। तो बताओ कितने लोग नॉन रिलेटिव होने चाहिए? क्वेश्चन में नहीं दिया, आप मुझे बताइए कि भाई साहब मैं 12 में से 7 लोगों को चुनूंगा जिसमें से 5 रिलेटिव होने चाहिए, मतलब रिमेनिंग 2 शुड बी नॉन रिलेटिव। ठीक है सर, ये भी बढ़िया है। अब क्या करोगे तुम? जिस चीज को तुम सीधे 12C7 करके कैलकुलेट कर लेते थे ना, जिस चीज को तुम डायरेक्टली 12C7 कर लेते, कंडीशन आने के बाद तुम्हें सवाल को 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। रिलेटिव को चुनने के तरीके, नॉन रिलेटिव को चुनने के तरीके। अरे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पहले जब कोई कंडीशन नहीं थी तो ये 12 के 12 लोग बराबर थे, ये 7 के 7 लोग बराबर थे, तो तू करता था 12C7। लेकिन अगर तुझसे कहा जाए कि 12 में से रिलेटिव अलग नॉन रिलेटिव अलग, जब तू चुनने जा रहा तो 7 में से रिलेटिव अलग नॉन रिलेटिव अलग, तो क्वेश्चन 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। मैं बोलूंगा अब मैं 7 लोगों को नहीं चुन रहा हूं, अब मैं 2 काम कर रहा हूं, 5 रिलेटिव चुन रहा हूं, 2 नॉन रिलेटिव चुन रहा हूं। तो व्हाट आई विल डू इज सिलेक्शन ऑफ 5 रिलेटिव आउट ऑफ 8 रिलेटिव एंड सिलेक्शन ऑफ 2 नॉन रिलेटिव आउट ऑफ 4 नॉन रिलेटिव। और ये दोनों चीजें तुम साथ में कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 8C5 इंटू 4C2। यही है कंडीशनल कॉम्बिनेशन। हो गया। तो 12 को 2 टुकड़े बना दिए, 8 और 4, 7 के भी 2 टुकड़े बना दिए, 5 और 2। निकाल दो आंसर। क्या आएगा भैया?
कितने लोगों को थोड़ी बहुत बात समझ में आई है? जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाइएगा। चलिए अब आंसर निकालता हूं मैं। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल विच इज 56, और इंटू कर देता हूं 4 इंटू 3/2 विच इज 6। तो 56 इंटू 6 कितना आता है सर हमारा? 336। अब देखो, मैं समझ गया कि बहुत सारे बच्चे यहां पर आंसर लिख रहे थे 62। आप लोग आंसर इसलिए 62 लिख रहे थे क्योंकि आप 56 और 6 को ऐड कर रहे थे। अब आप बिल्कुल ये जानने के लिए इच्छुक होंगे कि सर आपने ऐड क्यों नहीं किया, आपने मल्टीप्लाई क्यों किया। समझिए मेरी बात को। सर यहां पर ना मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि या तो 5 रिलेटिव को डिनर में बुला लूं, या तो रहने दो 5 रिलेटिव नहीं, या तो फिर 2 नॉन रिलेटिव। अरे नहीं भाई, तू इनको भी बुलाएगा डिनर के लिए और तू इनको भी बुलाएगा डिनर के लिए। क्या ये दोनों वर्क साथ में हो रहे हैं? याद करो रूल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लीकेशन रूल। इफ द एक्शंस आर टुगेदर वी विल मल्टीप्लाई, इफ द एक्शंस आर ऑप्शनल वी विल ऐड देम। तो यहां पर क्योंकि दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, टुगेदर इट इज हैपनिंग, दैट्स व्हाई वी विल यूज मल्टीप्लीकेशन। उम्मीद करता हूं ना सिर्फ क्वेश्चन बल्कि इसके अंदर जो मल्टीप्लीकेशन और ऐड वाला पॉइंट है ये भी समझ में आया है। दिमाग की बत्ती तो जल रही होंगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड रोहित, सुपर। चलिए जी, तो चीज समझ में आई है तो जल्दी से दिमाग की बत्ती भी तो जला दिया, लाइक भी कर देना भाई। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। तो क्या सीखा आपने इस क्वेश्चन में? सर हमने इस क्वेश्चन में ये सीखा कि अगर हमारे पास हमारे टोटल ऑब्जेक्ट्स को पार्ट्स में बांट देता है कि भाई जैसे 12 लोग थे, 12 में से रिलेटिव अलग बोल दिया, नॉन रिलेटिव अलग बोल दिया, जब चुनने जा रहा हूं तब भी रिलेटिव अलग नॉन रिलेटिव अलग, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को 2 टुकड़ों में बांट दूंगा, रिलेटिव अलग नॉन रिलेटिव अलग। 8 रिलेटिव में से 5 रिलेटिव चुनना है, 4 नॉन रिलेटिव में से 2 नॉन रिलेटिव चुनना है। 8C5 4C2 दोनों काम को मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल आंसर इज डन। अब मेरे साथ आप ये वाली थ्योरी पढ़ लो, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इस चीज को। इफ द रिक्वायरमेंट इज कंडीशनल, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कंडीशनल है तो स्प्लिट कर दो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू पार्ट्स। अभी तो 2 पार्ट्स थे, क्वेश्चन में 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं। फाइंड कॉम्बिनेशंस फॉर ईच पार्ट सेपरेटली एंड देन यू डू द एडिशन और द मल्टीप्लीकेशन एज पर द सिचुएशन। मैं कोई फॉर्मूला या रूल नहीं बता रहा भाई, जैसा सिचुएशन डिमांड करेगी यूजिंग द रूल्स ऑफ काउंटिंग। पढ़ के समझना कि एक्शन क्या है, टुगेदर वाला है या अल्टरनेटिव वाला है। अल्टरनेटिव वाला है तो प्लस कर देंगे और टुगेदर वाला है, एंड वाला है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। डन सर, नो प्रॉब्लम। एक एग्जांपल मैं तुमको देता हूं, चलो इसको तुम लोग करोगे खुद से सॉल्व, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। अ कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड। आपको एक कमिटी बनानी है। कल ही आपने मेरे साथ एक क्वेश्चन किया था कि जब हम कमिटी बनाते हैं तो सबकी बराबरी का पोजीशन होता है, इसलिए वहां पर कोई परम्यूटेशन नहीं लगता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 5 जेंट्स एंड 6 लेडीज। तो टोटल 11 लोग हैं जिसमें 5 जेंट्स हैं और 6 लेडीज हैं। इसमें से हमको कमिटी बनानी है। A committee is to be formed out of 5 gents and 6 ladies, having 3 gents and 3 ladies। तो हमको एक्चुअली एक 6 मेंबर कमिटी बनानी है। हमें एक ऐसी कमिटी बनानी है जिसमें 6 मेंबर रहें और वो 6 मेंबर हमें इन 11 लोगों में से चुनने हैं, और उन 6 मेंबर में 3 जेंट्स होने चाहिए, 3 लेडीज होनी चाहिए। बताइए इन हाउ मेनी वेज कैन वी डू दैट? इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू दैट? कितने तरीकों से आप ये कर सकते हो? इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू दैट? टेल मी। पढ़ा साथ में? कमेटी बन रही है कितने लोगों की? 6 लोगों की। कितने में से? 11 लोगों में से। लेकिन कंडीशन है कि उस कमेटी में 3 जेंट्स और 3 लेडीज होने चाहिए। अब अकॉर्डिंगली आप आंसर निकालिए भाई। क्या बात है, 200 200 200 ऐसा करके आंसर दे रहे हैं बच्चे लोग। मैं भी चेक कर लेता हूं भाई कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। तो मैंने बोला 5 जेंट्स और 6 लेडीज हैं, ठीक है भाई। तो टोटल 11 लोग हैं, लेकिन 11 लोग नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा देयर आर 5 जेंट्स
और मैं बोलूंगा देयर आर 6 लेडीज। और अब हमें इन 11 लोगों में से 6 लोगों को चुनना है, पर वो 6 लोगों में हमारी कंडीशन ये है कि उसमें 3 जेंट्स होने चाहिए एंड 3 लेडीज होनी चाहिए। अब पहला सवाल, आप जो कमिटी बना रहे हो तो उसमें या तो 3 लेडी या तो 3 जेंट्स थोड़ी बोला है मैंने, 3 जेंट्स भी होने चाहिए, 3 लेडीज भी होनी चाहिए, मतलब बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज बोथ द कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट, तो वी विल डू एंड वाला थिंग, तो दिस एंड दिस। तो ये हो जाएगा आपका 5C3 इंटू 6C3। तो 5C3 होता है 5 4 जा 20, 5 4 जा 23 जा 60 अपॉन 6 विच इज 10, और 6C3 होता है 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 4 जा 120, 120 अपॉन 6 दैट इज 20। तो ये हो जाएगा आपका 20। अच्छा, इसीलिए सारे बच्चे 200 आंसर दे रहे हैं। तो बस यार ये बेसिक सी बात थी जो आपने कंडीशनल कॉम्बिनेशन में सीख ली। अब क्वेश्चंस के लेवल थोड़े थोड़े बढ़ाते जाएंगे एंड वी कैन डू दैट। देयर आर 7 men and 3 ladies। देयर आर 7 men and 3 ladies। टोटल हमारे पास 7 men हैं और 3 ladies हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से आप एक कमिटी बना सकते हो ऑफ 6 मेंबर। कमिटी ऑफ 6 कैन बी फॉर्म्ड। तो 10 लोगों में से मुझे 6 लोगों की कमिटी बनानी है विद द कंडीशन दैट कमिटी इज टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 लेडीज। गाइज, अगर क्वेश्चन मुझे ये बोल देता ना कि कमिटी में 2 लेडीज होनी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2 लेडी 4 जेंट्स, पर उसने बोल दिया एटलीस्ट 2 लेडीज। तो अब आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट मेथड्स बनेगी। समझिएगा कैसे। आपके पास टोटल 10 लोग हैं, हाँ, 10 में से आपके पास 7 जेंट्स हैं और 3 लेडीज हैं। जी हाँ, 10 में से आपको 6 लोगों की कमिटी बनाना है, 6 लोगों की कमिटी बनाना है। इन 6 लोगों की कमिटी में आपके पास बोल रहा है कम से कम 2 लेडी होनी चाहिए। अब मैं तुमको बताऊं, यहां पर तुम्हारे पास डिफरेंट तरीके बनेंगे। मैं यहां रख देता हूं वर्ड जेंट्स, यहां वर्ड लिख देता हूं लेडीज। पहला तरीका होगा सर हमारे पास द फर्स्ट वे, जहां पर मैं बोलूंगा कि भाई कम से कम 2 लेडी है तो चलो 2 लेडी रखते हैं। तो बताओ जेंट्स कितने आ जाएंगे? अगर 6 लोगों की कमिटी में 2 लेडी है तो 4 जेंट्स आने चाहिए। अच्छा, कम से कम 2 लेडी बोला है तो 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 लेडीज रखो, तो जेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, क्योंकि कम से कम 2 लेडीज बोला है तो कैन आई पुट हियर 4 लेडीज? सर हाँ, कम से कम 2 बोला है ना। अरे भाई, लेकिन टोटल लेडीज तो 3 है ना, तो 3 में से 4 लेडीज कहां से लाओगे? इसका मतलब एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से बच्चा लोग, या तो तुम्हारी ऐसी कमिटी बनेगी जिसमें 4 जेंट्स और 2 लेडीज होंगी, या तो तुम्हारी ऐसी कमिटी बनेगी जिसमें 3 जेंट्स और 3 लेडीज होंगी। तभी तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एटलीस्ट 2 लेडीज। ये दोनों के बीच में मैं और लिख रहा हूं। आई होप आप समझ पा रहे हो क्यों और लिख रहा हूं। अब देखिए, दोनों के नंबर ऑफ वेज निकालता हूं। 7 जेंट्स में से 4 जेंट्स को चुनना, 7C4। 3 लेडीज में से 2 लेडीज को चुनना, 3C2। 7 लेडीज में से 3 लेडीज चुनना, जेंट्स चुनना, 7C3। और 3 लेडीज में से 3 to 3 लेडीज चुनना, 3C3। अब ये तो हो गया इंडिविजुअल कि 4 जेंट्स एंड 2 लेडीज, 3 जेंट्स एंड 3 लेडीज। लेकिन यहां का जो आंसर आएगा और यहां का जो आंसर आएगा, वो दोनों के बीच में तो ऑप्शन है ना कि या तो कमिटी ऐसी बनाओगे या तो ऐसी बनाओगे। इनको मत मल्टीप्लाई करना, इनको इंडिविजुअली जरूर मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, लेकिन ये और ये पूरा फिगर मल्टीप्लाई मत करना। आई होप आप दोनों बात समझ पा रहे हो। चलो वैल्यू निकालते हैं, आंसर निकालते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 7C4 की वैल्यू क्या होती है सर? कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूं मैं। 7C4 हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 24 विच इज 35 × 3, और ये हो जाएगा आपका अगेन 35 × 1। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 35 × 3 + 35 विच इज 140 वेज। चलो, पहली बार में कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार दिमाग की बत्ती जलाइए लाइव चैट में, मैं देख लेता हूं और फिर एक बार रिपीट भी कर देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया है।
चलो लेट मी रिपीट, देयर आर 7 men and 3 ladies, 7 men 3 ladies. Find the number of ways in which a committee of 6 member can be formed if the committee is to include at least 2 ladies. तो 7 जेंट्स और 3 लेडीज मतलब टोटल 10 लोग हैं। मुझे 6 लोगों की कमिटी बनाना है, उस कमिटी में जेंट्स और लेडीज दोनों होंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 2 लेडीज होनी चाहिए। मैंने बोला एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 तो रखनी पड़ेंगी, तो पहले कम से कम रखता हूं 2। तो अगर 2 लेडीज रखोगे कमिटी में तो 4 जेंट्स आ जाएंगे, और बढ़ाओ, कम से कम 2 बोला तो 3 भी रख सकते हो, 3 लेडीज 3 जेंट्स। और बढ़ा के देखो, नहीं सर और नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि टोटल लेडीज ही 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये 2 चॉइसेस बनी तुम्हारे पास कि या तो कमिटी 4 जेंट्स और 2 लेडीज वाली बनेगी, या तो ऐसी कमिटी बनेगी जिसमें 3 जेंट्स और 3 लेडीज होंगे। तो ये वाला और ये वाला जो वेज आएगा उनके बीच में ऑप्शंस हैं कि या तो ये कर लो या तो ये कर लो, लेकिन एक कमिटी के अंदर 4 जेंट्स और 2 लेडीज का होना ये एंड है, ये एंड है। तो इनके बीच में एंड लग रहा है, इनके बीच में एंड लग रहा है, लेकिन इनके बीच में और लग रहा है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने इसका और इसका कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई किया, इसका और इसका कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई किया, और इनके जो आंसर आए उनको आपस में प्लस किया। आई होप रूल्स ऑफ काउंटिंग भी बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ रहा है ना जी। चलिए गुड वन। एक बहुत बड़ा डाउट हमारी क्लास में रहता है, दिमाग की बत्ती कैसे जलाते हैं। अरे पता करो भाई, पता करो, तुम लोग आज के जमाने के बच्चे हो यार, पता करो, कहीं ना कहीं तो मिली जाएगी, ठीक है। अब ये सवाल भाई भारी सवाल, भारी सवाल है, इसका कैलकुलेशन तो मैं तुमको करने दूंगा होमवर्क में, या फिर अभी होमवर्क ही लिख देता हूं, इसको तुम आज होमवर्क में करके आओ, इसको होमवर्क में करके आओ, फिर मुझे कल बताना। या फिर ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, इसका समझाने वाला पार्ट मैं अभी कर देता हूं, इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, ताकि इसको बाद में डिस्कस भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ मतलब ये डन हो जाएगा, होमवर्क में सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा। A committee of 7 members is to be chosen from 6 chartered accountants, 4 economists and 5 cost accountant. तो 6, 4, 10 और 15 लोग हैं, टोटल 15 पीपल आर देयर। इन 15 पीपल में कंपोजिशन देखिए कैसा है। उन 15 लोगों में सर हमारे पास कितने सीए हैं? 6। कितने हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं? कितने इकोनॉमिस्ट हैं सर? इकोनॉमिस्ट हैं हमारे पास 4। और कितने कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं? कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं 5। तो टोटल हो गए 6, 4, 10 और 15। अब आपको जो कमिटी बनानी है वो 7 लोगों की बनानी है, आपको जो कमिटी बनानी है वो 7 मेंबर्स की बनानी है, लेकिन उसमें कंडीशन बोल रहा है। क्या कंडीशन बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ इन द कमिटी देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप। पहली कंडीशन कि कम से कम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कम से कम एक कॉस्ट अकाउंटेंट, कम से कम एक इकोनॉमिस्ट होना ही चाहिए। मतलब तीनों कैटेगरी से कम एक बंदा तो होना ही चाहिए। और चार्टर्ड अकाउंटेंट में डबल कंडीशन डाल दी कि नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक नहीं 3 होने चाहिए। पहले तो बोल दिया कि हर ग्रुप से कम 1 लोग हों, पर एक एडिशनल कंडीशन डाल दिया कि नहीं सीए 1 नहीं 3 चाहिए हमको। मतलब हमारी 6 लोगों की कमेटी में 50% तो सीए होने चाहिए मिनिमम। अब कैसे कैसे कमेटी बनाई जा सकती है? लो भाई चॉइसेस देखते हैं, लेट्स डू द चॉइसेस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए सीए, इकोनॉमिस्ट एंड कॉस्ट। अब हम लोग बना के देखते हैं सर चॉइसेस। सबसे पहले कम से कम 3 सीए बोला है ना, तो 3 सीए रख लेता हूं। चलो 3 सीए रख लेता हूं, 7 लोगों की कमेटी बनानी है तो 3 सीए, 2 इकोनॉमिस्ट और 2 कॉस्ट। हाँ सर कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 सीए रख लो, 3 सीए रख लो और 3 इकोनॉमिस्ट रख लो और 1 कॉस्ट रख लो। हाँ ये भी चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम 1 तो होना चाहिए यहां पर, यहां कम से कम 3, यहां कम से कम 1, ये भी कम से कम 1 हो रहा है। ऐसा भी कर सकते हो सर आप 3, 1, 3। देखो भाई देखो, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 1 इकोनॉमिस्ट, 3 कॉस्ट अकाउंटेंट। फिर एक काम करते हैं, ये 3 वाले तो हो गए, अब 4 सीए रख के देखते हैं। मान लो 4 सीए रख देता हूं मैं, 2 इकोनॉमिस्ट रख देता हूं, 1 कॉस्ट रख देता हूं, ये भी चल जाएगा सर, क्योंकि यहां पर भी मिनिमम 3 सीए, मिनिमम 1 इकोनॉमिस्ट, मिनिमम 1 कॉस्ट अकाउंटेंट। 4, 1 और 2 भी रख सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ये हो गए आपके 4 वाले। अब मैं एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं 5 सीए रख के देखते हैं। चलो 5 सीए, तो फिर ये दोनों 1-1 हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, कैन आई पुट 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हियर? 6, 1, 0 ऐसा कर सकता हूं क्या?
अगर तुमने यहां पर 6 रख दिया तो दोनों में से किसी एक को 0 करना पड़ेगा, विच इज नॉट अलाउड। तो मैक्सिमम 5 सी आएंगे बस, 5 1 1। ठीक है, चलिए। तो जिस तरीके से आपने प्रीवियस क्वेश्चन में, जिस तरीके से आपने मेरे साथ प्रीवियस क्वेश्चन में ये 2 चॉइसेस वाले क्वेश्चन किए ना, कि पहले 7C4 3C3 3C2, 7C3 और 3C3, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को ऐड कर दिया, उस तरीके से आपका होमवर्क ये है कि आपको 6C3 4C2 5C2 पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, 6C3 4C3 5C1 इसकी वैल्यू, ऐसे करके हर एक की वैल्यू निकालनी है। और आपस में इन सब के बीच में और लगा हुआ है, आपस में इन सब के बीच में और लगा हुआ है, इसके 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 इन सब के बीच में और वर्ड लगा हुआ है, और मतलब यहां या फिर यहां या फिर ये और। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को ये और वाली बात समझ में आ रही है, और इसका कैलकुलेशन पार्ट आप लोग करके आएंगे। इनका कैलकुलेशन, टोटल कैलकुलेशन आपका होमवर्क है। तो आपस में मल्टीप्लीकेशन और रो वाइज प्लस करना है, ठीक है। चलिए, तो ये काम घर जाके करना भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? जल्दी से एक बार दिमाग की बत्ती जलाइए, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि यस आपको ये वाला पार्ट बन चुका है। ओके, वाओ, वन मोर क्वेश्चन ऑफ कमिटी। लीजिए भाई, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप लोग करिए। मैं नहीं कर रहा, आप लोग करेंगे इसको भाई। करिए करिए करिए, फटाफट करिए सभी लोग। डू इट नाउ। टिल देन आई विल ड्रिंक वाटर। ना 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 ला 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 रा 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 रा। बेटा पंकज भाई, अपन ने तुम्हारी वाली कंडीशन ले ली ऑलरेडी। पंकज भाई, जो तुम बोल रहे हो ना, वो कंडीशन ले लिए। 313 ले तो लिया, ले तो लिया 313। कौन सी कंडीशन बोल रहे हो तुम जो छूटी है? कोई कंडीशन नहीं छूटी है, ऑलरेडी हम 313 भी ले चुके थे। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन करिए, बहुत इजी है भाई, ये वाला भी बहुत इजी तो नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन है, करना पड़ेगा। आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज, 11 लोग हैं टोटल। कमिटी 5 लोगों की बनानी है। कमिटी इस तरीके से बननी चाहिए कि उसमें कम से कम 1 लेडी हो, कम से कम 1 लेडी उसके अंदर हो, ऐसी कमिटी आपकी बननी चाहिए। तो कम से कम 1 लेडी होंगी, तो 1 2 3 4 लेडीज तक तुम रख सकते हो। एटलीस्ट 1 बोला है ना, तो 1 2 3 4। तो लो भाई, फिर से वही चार्ट स्टाइल में बना देता हूं मैं तुम्हारे लिए। 11 लोग हैं, 11 लोगों में से 7 जेंट्स, 11 लोगों में से 4 लेडीज। आउट ऑफ 11, आउट ऑफ 11, you have to make a committee which includes 5 people. Now the composition of 5 in such a way कि अगर यहां मैं जेंट्स लिख दूं, यहां लेडीज लिख दूं, तो उन्होंने कंडीशन डाली कम से कम 1 लेडी, मिनिमम 1 लेडी। तो इफ आई पुट 1 लेडी देयर विल बी 4 जेंट्स, इफ आई पुट 2 लेडी देयर विल बी 3 जेंट्स, इफ आई पुट 3 लेडीज देयर विल बी 2 जेंट्स, इफ आई पुट 4 लेडीज देयर विल बी 1 जेंट्स। तो 1 2 3 4, ये पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका। अब इन सब के इंडिविजुअल नंबर ऑफ वेज निकाल देते हैं फटाफट। ये हो जाएगा 7C4 इंटू 4C1, 7C3 इंटू 4C2, 7C2 इंटू 4C3 एंड 7C1 इंटू 4C4। इनकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज आएंगी उन सबको आपस में ऐड कर देना, तो यहां तुमको ग्रैंड टोटल मिल जाएगा। अब ये थी आम जिंदगी। पहले आम जिंदगी से निकालो, फिर मेंटोस जिंदगी से निकालेंगे। रुक तो जाओ भाई, तुम लोग सीधे मेंटोस जिंदगी में आ जाते हो। 140
765/6 इंटू 4 3 12/2 6 m प्लस 7 इंटू 6/2 इंटू 4 m प्लस 7 इंटू 1 m प्लस मेमोरी रिकॉल। कितना आ रहा है? 441। 441। ये थी आम जिंदगी। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो मेंटोस जिंदगी देखना? देखो सब लोगों ने तो पूरा सरप्राइज ही खत्म कर दिया। सारे स्मार्ट लोग बैठे हुए इस क्लास में, सरप्राइज ही नहीं रहने दिया यार कुछ बच्चों के लिए। तुमने बता ही दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं भी बता देता हूं। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं तनीषा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, राघव आप भी, है ना। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता है। ये अभी जो मैंने किया आंसर 441 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये थोड़ा सा लेंदी था। इसको शॉर्ट कैसे बनाया जा सकता है वो बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये तो बताओ क्या आपको इतना समझ में आया? ये लॉन्ग तरीका समझ में आया, फिर शॉर्ट तरीका बताऊंगा। हाँ सर आया समझ में। देखो यार इसी क्वेश्चन में तुम ये लिख सकते थे यहां पर कि एटलीस्ट वन लेडी है ना, तो मैं ये मान लेता हूं कि व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज विथ जीरो लेडी इन कमिटी। अब प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कॉन्सेप्चुअली। अगर तुझे ये पता चल जाता है ना कि ऐसी कमिटी जिसमें एक भी लेडी ना हो उसके कितने नंबर ऑफ वेज हैं, तो टोटल वेज विदाउट कंडीशन में से इसको पार्ट को माइनस करेगा ना, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। कैसे सर? कम से कम एक का उल्टा क्या होता है? एक भी नहीं। कम से कम एक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला मान लो जीरो लेडी का हम नंबर ऑफ वेज निकालें तो जीरो लेडी के नंबर ऑफ वेज आएंगे कि 7 में से पांचों के पांचों तुमने जेंट्स चुन लिए और 4 लेडीज में से एक भी लेडी नहीं चुनी। लो भाई क्या वैल्यू आ रही 7C5 की बताइए? 21 वेज। तो ये तो हो गया व्हेन देयर आर नो लेडीज इन द कमिटी। अब मैं निकालता हूं टोटल वेज विदाउट कंडीशन। अगर क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन ना हो तो टोटल वेज क्या आएंगे? विदाउट एनी कंडीशन। तो फिर तो 11 में से 5 लोगों को चुना जा रहा है। 11C5 क्या आती है? 11C5 की वैल्यू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 120, 462। लो भाई अब आउट ऑफ 462 वेज तुम्हारे 21 वेज ऐसे हैं जिसमें एक भी लेडी नहीं है, तो 462 माइनस 21 कर दोगे तो 441 वो वेज होंगे जिसमें कम से कम एक लेडी तो होगी। तो टोटल हो जाएगा 462 माइनस 21 दैट इज 441। कितने लोगों को मेंटोस जिंदगी मतलब शॉर्टकट भी समझ में आ गया है? जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाइए एवरीवन, क्विकली। बहुत शानदार, वेरी नाइस, बहुत लाजवाब, बहुत बहुत बधाई हो। क्या एग्जाम्पल 4 की भी ट्रिक पता करनी है तुमको? इसकी क्या ट्रिक होगी भाई? इसकी कोई ट्रिक नहीं होगी इसमें, तो क्या इंडिविजुअली इतना सारा निकालना है ना। क्या ट्रिक होगी? इसका कोई सिंगल कंडीशन थोड़ी है, इसका उल्टा कंडीशन भी उतना ही टाइम लेगा भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। यहां पर तो क्या था ना कि कम से कम एक लेडी बोला ना, तो मेरे को दिमाग में स्ट्राइक किया कि अगर मैं ऐसा कर दूं कम से कम एक लेडी का उल्टा मतलब एक भी लेडी ना हो तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कम से कम 2 लेडी तो बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं होता। फिर क्या करते तुम? 0 लेडी का निकालते, 1 लेडी का निकालते। यहां पर तुम आंसर निकालते 2 वाले, एटलीस्ट 0 लेडी या 1 लेडी, फिर टोटल में से उसको माइनस कर देते। तो क्योंकि एटलीस्ट 1 लेडी बोला तो ये ज्यादा हेल्प कर रही है ट्रिक। 2 लेडीज या 3 लेडीज या 4 लेडीज बोला होता तो इतना ज्यादा हेल्प नहीं करती। ठीक है, मतलब समझो ना, आप ये समझो कि क्या चीज को डायरेक्टली निकालना आसान है या घुमा के निकालना आसान है। यहां घुमा के निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि जब कम से कम एक बोलता है तो फिर 1 2 3 4 गिनना पड़ता है। 1 2 3 4 गिनना पड़ता है मतलब 0 को एक्सक्लूड करना पड़ता है। अगर उसी की जगह पूछा होता कम से कम 3, कम से कम 3, तो तुम 3 और 4 बस ले लेते ना, फिर क्यों घुमा के निकालते?
कम से कम 4 बोल देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सीधे 4 ले लेते। क्योंकि कम से कम एक बोला है तो ये रूट लंबा हो गया है, इसलिए वो वाले रूट पे गए हम। तो थोड़ा सा माहौल के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। चलिए, अमेजिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा कोशिश करो यार ये वाला भी, इसमें थोड़ा सा तुम्हारा परम्यूटेशंस का भी नॉलेज लगेगा। नॉट टुगेदर वाला नॉलेज, नॉट टुगेदर वाला पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगा। ये गजब डाउट आ गया बच्चे का, नीरव भाई का, आप आईफोन क्यों नहीं यूज करते? भाई बस यार, आई एम फाइन विद एंड्रॉइड, सो आई एम नॉट यूजिंग आईफोन। तुम ऐसा सोच रहे होगे ना, देखो सर बताओ यार, सर कितनी कंजूसी करते हैं, बताओ आईफोन तक नहीं लेते। भाई कोई बेसिक नेसेसिटी थोड़ी आईफोन लेना। अभी के अभी करो भाई, अभी के अभी करो, बाद में नहीं। आई वॉन्ट यू टू डू दिस नाउ, राइट नाउ। ठीक है तनीषा, करवाऊंगा, नो प्रॉब्लम। चलो पहले पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। अ कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स, आपको एक ऐसी कमिटी बनानी है जिसमें 3 लेडीज और 4 जेंट्स होने चाहिए। अच्छा है भाई, एटलीस्ट वाला लफड़ा नहीं है, उसने स्पेसिफिक बता दिया 3 लेडी चाहिए 4 जेंट्स चाहिए। आउट ऑफ 8 लेडी 7 जेंट्स, यहां तक तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, अगर इतना ही होता तो मजा आ जाता। लेकिन एक कंडीशन डाल दी, एक मिसेस एक्स है, एक मिसेस एक्स है, refuses to serve in a committee in which Mr. Y is a member। मतलब मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई, इनके बीच में आपस में भैया 36 का आंकड़ा चल रहा है, 36 का आंकड़ा चल रहा है इनके बीच में आपस में। मिसेस एक्स बोलती है कि मैं उस कमेटी में नहीं बैठूंगी जिसमें मिस्टर वाई मेंबर होंगे, नहीं नहीं बैठूंगी मैं, कुछ भी हो जाए। ये वाला पार्ट एक्सक्लूड करना पड़ेगा तुम्हें टोटल नंबर ऑफ वेज में से, ये वाला पार्ट तुम्हें तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ वेज में से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, घुमा के करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वेज विदाउट कंडीशन। अगर कौनो कंडीशन ना ही है तो फिर टोटल वेज क्या आ रहा है रे बिडू? सर कौनो कंडीशन नहीं है तो टोटल वेज आएगा 8 लेडीज में से 3 लेडीज को चुन लेना और 7 जेंट्स में से 4 जेंट्स को चुन लेना। निकालिए भैया, 8 into 7 into 6 divided by 6 which is 56 into 7 into 6 into 5 into 4 divided by 24 35। तो टोटल वेज हमारा हो गया 1960, 1960 नंबर ऑफ टोटल वेज हमारे पास हो गए। दैट इज टोटल वेज विदाउट कंडीशन, वो वाली कंडीशन। अब मैं क्या करता हूं, उल्टा निकालूंगा। क्या बोल रहे हो, एक्स और वाई को साथ में नहीं रहना है, हम तो साथ में रखेंगे, हम तो साथ में रखेंगे, हम तो एक्स और वाई को साथ में कर देंगे। बताओ व्हाट आर द टोटल वेज इफ एक्स एंड वाई आर इन कमिटी। ये श्योर हो गया है कि आपको ये बताना है कि बताओ एक्स और वाई कमिटी में है, इसके कितने नंबर ऑफ वेज हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं मैंने ना क्या कर दिया है, 8 में से किसी एक मेंबर को ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया है। फीमेल में भी यही किया मैंने, 7 में से किसी एक मेंबर को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। तो अब जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनको सिलेक्ट करने के तो कोई वेज है ही नहीं। अगर आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि मिसेस एक्स और मिस्टर वाई तो हैं, अब बाकियों के नंबर ऑफ वेज निकालो, तो वो दोनों तो कम हो गए। तो ये आ जाएगा 7C2 और 6C3। समझिए क्या हो रहा है यहां पर, ऑलरेडी कमिटी में एक लेडी और एक जेंट को चुन लिया गया है, तो फिर कमिटी बनाने के कितने नंबर ऑफ वेज बचे? सर अब 8 में से एक जना चला गया और 3 में से एक जगह भी चली गई, 7 में से एक जना ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया और उसकी जगह भी ऑलरेडी फिल हो गई, तो बच गए 6, बच गए 3, 6C3। 8 में से 7 बच गए, 7C2। बताइए इसका आंसर। 7 into 6/2 which is 21,
6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6 20 420 वेज। अब जो हमको निकालना है वो है उसका उल्टा, नंबर ऑफ वेज व्हेन x and y are not in committee। सर 1960 माइनस 420 1540। कैसा लगा सवाल? एंजॉयड इट और नॉट? हाउ वाज द क्वेश्चन? हैव यू अंडरस्टूड इट? हैव यू एंजॉयड इट? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और मजा आ गया हो तो दिमाग की बत्ती। अब जैसे तनीषा बोल रही है, सर जो ऑलरेडी फिल हो गया उसका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किसने बोला? यहां तो तुम कमिटी बना रही हो, तो अरेंजमेंट्स तो है ही नहीं, ये तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन चल रहा है, ओनली सिलेक्शंस। समझ गई? क्यों तुमने सिर्फ उतना कर दिया? क्यों आपस में अलग से 3 मल्टीप्लाई या 4 मल्टीप्लाई नहीं किया? क्योंकि ये परम्यूटेशंस नहीं है, यहां तो सिर्फ और सिर्फ कमिटीज बन रही हैं। गॉट इट तनीषा? वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। तनीषा वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा लगा मुझे आपने ये सवाल पूछा। कई लोगों के मन में होगा लेकिन लोगों ने पूछा नहीं होगा। गुड। तो एक बार रिपीट कर देता हूं। हमारे को सर बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था कि देयर आर 8 लेडीज, देयर आर 7 जेंट्स, 15 लोग हैं। ऐसी कमेटी बनानी जिसमें 3 लेडीज हो और 4 जेंट्स हो, तो 7 में से 4 और 8 में से 3 लोगों को चुनना है। 1960। लेकिन कंडीशन ये डाल दी कि x और y साथ में नहीं रहेंगे। मैंने बोला पहले x और y साथ में रहें, ये मान के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? तो मैंने बोला अगर ये दोनों साथ में हैं तो बचे 7 और बचे 2, बचे 6 और बचे 3, 420 वेज हैं। तो इनके साथ न रहने के कितने वेज हैं? दिस माइनस दिस, 1540 वेज। वाओ क्या बात है, डन। तो टोटल में से तुमने ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो तुम्हारा रिमेनिंग पार्ट आ चुका है। और इसके साथ सर हम लोगों ने पढ़ लिया है एक और टॉपिक, दैट इज कंडीशनल कॉम्बिनेशंस। अब एक छोटू सा टॉपिक, बिल्कुल छोटू सा टॉपिक तुमको पढ़ा रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, जो 10 मिनट में हो जाएगा हमारे बचे हुए टाइम में। देखो भाई क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। जैसे मैं तुमसे बोलता हूं कि मेरे को इन सवालों के जवाब दो। 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5 निकालते हैं। चलिए अपन लोग, मुझे ये वैल्यूज निकालनी है। सर क्यों निकाल रहे हो? अरे करो तो सही भाई, करो तो सही। 5C0, सर 0 आता है तो हमेशा 1 हो जाता है, अगर किसी को नहीं चुनना है तो 0 1। 5C1 हो जाएगा 5, 5C2 हो जाएगा 5 4 जा 20 अपॉन 2 10। 5C3 हो जाएगा 5 4 जा 20 3 जा 60 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज अगेन 6। ये भी 10 आ जाएगा, 60 अपॉन 6 10। 5C4 हो जाएगा 5 4 जा 20 3 जा 60 2 जा 120 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। सो 120 डिवाइडेड बाय 24 विच इज 5 अगेन। और पांचों में से पांचों लोगों को चुनना है तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज निकाल ली हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कैलकुलेशंस आपको भी क्लियर हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत बेसिक कैलकुलेशंस की है मैंने, बहुत बेसिक कैलकुलेशंस की। अब मैं इसमें एक बढ़िया बात समझाता हूं तुमको। 5 में से किसी को भी नहीं चुनना, इसका मतलब सभी को रिजेक्ट कर देना। चलो इसको तो छोड़ो, अभी ये वाला पार्ट छोड़ो। 5C1 में आता हूं। 5C1 का मतलब है 5 में से किसी एक को चुनना, 5 वेज हो गए। 5C2 में आया, 5 में से किसी 2 को चुनना। जब मैं 5C3 में आया, अब मैं इसको अलग नजरिए से देखूंगा। कैसे देखूंगा मैं बताता हूं तुमको। मैं बोलता हूं 5 में से 3 लोगों को अगर तुझे चुनना है ना, उसकी बजाय तू शॉर्टकट लगा दे, 2 लोगों को रिजेक्ट कर दे। जैसे मान लो तुम्हारे पास यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, एक्स वाई पी क्यू जेड। मान लो ये ऑब्जेक्ट रखे, मैंने बोला ये 5 ऑब्जेक्ट में से, भाई मेरे ये 5 ऑब्जेक्ट में से तेरे को 3 ऑब्जेक्ट चुनने। मैंने बोला मेंटोस दिमाग लगाओ, मेंटोस जिंदगी। क्या मेंटोस जिंदगी? अरे 3 लोगों को चुनने से अच्छा किसी 2 को रिजेक्ट कर दो, तो अपने आप 3 लोग चुन लिए जाएंगे। अरे वो वाला धमाल का वो वाला मीम नहीं चलता,
पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाता हूं, जावेद जेफरी वाला, कि भाई साहब वो एक आगे नहीं आया, बाकी 4 पीछे चले गए थे, तो लग ऐसा रहा था जैसे वो एक आगे आ गया। यहां पर भी वही हो रहा है। तुम्हें 3 लोगों को चुनना है, 3 लोगों को चुनने की बजाय तुम ऐसे करो, अरे पी तुम नहीं चाहिए मेरे को, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो अपने आप ये 3 बच जाएंगे। इसका मतलब सिलेक्टिंग 3 एंड रिजेक्टिंग 2 आर सेम थिंग ना। एक ही तरीके से किया जा सकता है। 3 को चुन लो या 2 को रिजेक्ट कर दो, बात तो एक ही हुई। तो 3 को सिलेक्ट करने के भी वही तरीके हैं, 2 को सिलेक्ट करने के भी वही तरीके 5 में से। इसलिए देखो तुम 5C2 का भी आंसर वही आ रहा है, 5C3 का भी आंसर वही आ रहा है, 5C2 का भी आंसर वही आ रहा है, 5C3 का भी आंसर वही आ रहा है। थोड़ा थोड़ा जा रहा है दिमाग में कि नहीं जा रहा? एक और देखो सर, 5 में से 4 ऑब्जेक्ट्स चुनने, मुझे 5 में से 4 ऑब्जेक्ट्स चुनने। मैंने बोला क्यों इतना घुमा फिरा के काम कर रहा है भाई, 5 में से तेरे को 4 चाहिए ना, एक को निकाल दे, अपने आप 4 बच जाएंगे। इसलिए 5C4 और 5C1 का आंसर भी सेम आ रहा है। 5 में से तेरे को 5 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये तो भाई ये दोनों तो ऑलरेडी एक जैसे होते हैं, इसमें तो कुछ कहने वाली चीज नहीं, मेन यहां पर सीखना था। तो 5C3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5C2 एंड 5C4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5C1। अब समझिए, एग्जाम्पल को एक्सटेंड करता हूं। मान लो तुमसे कोई बोले 10C7 की वैल्यू निकालो, 10C7, तुमसे कोई बोले 10C7 की वैल्यू निकालो, तो जो मैंने आपको अभी लॉजिक दिया उसके हिसाब से तुम दिमाग की बत्ती जलाओ और मेंटोस जिंदगी के हिसाब से चलोगे तो क्या बोलोगे? अरे 10 में से 7 लोगों को निकालने से अच्छा वो 3 लोगों को ढूंढ लो जिनको तुम्हें रिजेक्ट करना है। तो तरीका तो वही हो गया। तो उस हिसाब से तो ये दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। चेक करो एक बार ये दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। लेट अस चेक इट। सर 10C7 होता है 10 9 10 9 8 7 6 5 अपॉन 7 फैक्टोरियल, मतलब 7 6 5 4 3 2 1। 10C3 क्या होता है? 10 9 8 डिवाइडेड बाय 3 2 1। अब देखो यहां पर ध्यान से, अगर मैं इसमें से 7 6 5 और 7 6 5 कैंसिल कर दूं तो भाई ये भी तो वही बचा 10 9 8 और 4 3 2। क्या फर्क है दोनों में? सॉल्व करोगे तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा। कितने लोगों को भाई दिमाग में बात चली गई है? अब ये भी 30, ये भी 30। अरे 30 नहीं भाई, 120 आ रहा है। 30 कहां से आ गया? इधर भी 120, इधर भी 120। तो यही लॉजिक आपको दिमाग में रखना है बस सर, कि जब आपके पास ना आर की वैल्यू काफी बड़ी दिख रही हो ना तो थोड़ा सा शॉर्टकट लगाना। जब आर की वैल्यू बहुत बड़ी लग रही हो ना तो ऐसे लेंदी काम मत करने लग जाना। ऐसे सोचना 10 में से 7, 10 में से 7 हटाऊं तो बच गए 3। अरे भाई 10 में से 3 कर लेगा तो भी वही आंसर आएगा। तो बताइए, अब मुझे आंसर नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म चाहिए। अगर मैं तुमको तुम्हारे सामने लिख दूं 12C9, तो इसको तुम शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो शॉर्ट में? नॉट वांटिंग द आंसर, आई जस्ट वांट कि यहां और यहां क्या लिखना है। चलिए बताएंगे, अरे बताएंगे। क्या बात है, सीख तो गए तुम लोग, यही चाहिए था जिंदगी में। 12C3। तो अब मैं इसको फॉर्मूला वाइज बताता हूं। वी कैन राइट NCR एज NCN-R। देखो ना, 12C9 को तुम 12C12-9 3 भी लिख सकते हो। तो NCR को तुम NCN-R। इसको इससे कंपेयर कीजिए और बताइए कितने लोगों को फॉर्मूला भी क्लियर हो गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? दो अपोजिट चीजें, ये दो अपोजिट चीजें लेकिन दोनों का आंसर सेम आता है। मजे की बात वो है कि 12 में से चाहे 9 चुन लो चाहे 3 चुन लो, 12 में से चाहे 6 चुन लो चाहे 6 चुन लो, 12 में से 5 चुन लो चाहे 7 चुन लो, तो 12C5 और 12C7 भी सेम आएगा, 12C11 और 12C1 भी सेम आएगा, 12C10 और 12C2 भी सेम आएगा। तो NCR NCN-R। ठीक है, चलो गुड। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। पिकिंग R थिंग्स टू सिलेक्ट,
मेकिंग n माइनस आर थिंग्स टू रिजेक्ट। घूम फिर के बात वही होगी ना। पता नहीं इस सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाता हूं, वो 4 पीछे चले जाते इसलिए तू आगे आ जाता है भाई। ठीक है, चलो तो ये एग्जाम्पल देखो कैसे करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री का ही यूज करके अजीब से एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे ये और ये बराबर दे दिया, मैं बोलूंगा ये आर की वैल्यू r+2 कैसे हो सकती है। जब ऐसे कभी स्टक हो जाओ ना तो स्मार्टली काम करो। सर मैं 18cr को 18c 18 माइनस आर भी तो लिख सकता हूं, तो हो सकता है कि वो 18cr+2 का मतलब वही बोल रहा हो। अब कंपेयर करो, अब कंपेयर किया तो 18 माइनस आर मेरा r+2 के बराबर हो गया, तो 18 माइनस 2 16, वो 2r के बराबर हो गया और r की वैल्यू 8 हो गई। बढ़िया है, r इज इक्वल्स टू 8। अब आप चाहो तो चेक कर लो इसमें डाल के, r की जगह 8, 18c8 इज ऑल्सो इक्वल टू 18c8+2। अरे हाँ यार, 18c8 इज ऑल्सो इक्वल टू 18c10। जी हाँ, इसलिए यहां पर r की वैल्यू 8 बिल्कुल सही है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, बहुत है इजी क्वेश्चन। अरे सर 51c31, 51 में से 31 को हटा देगा तो 20 बच जाएगा। ये भी ठीक है, ऑप्शन है। ठीक है ब्रो, डन है ब्रो। चलो इसको सॉल्व करो। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, मोस्टली लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक इस पे कॉम्प्लीमेंट्री पे और कुछ नहीं होगा। NC10 इज NC14, तो बताओ 25cn की वैल्यू क्या है। सर NC10 अगर आपका NC14 के बराबर है तो ऐसा तो होगा नहीं कि 10 और 14 बराबर हो जाएंगे, जरूर किसी को तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा अब समझ में आया बिड़ू, मतलब n की वैल्यू 24 है। जी हाँ, इसलिए तो 24c10 और 24c14 बराबर आते हैं। हाँ, लेकिन तुमको ये थोड़ी निकालना था, तुमको तो 25c24 निकालना था। सही सी बताना कितने बच्चे ये निकाल के टिक कर दिए ऑप्शन ए को, कितने बच्चे ये निकाल के टिक कर दिया। अरे भाई पूछ देख तो लो, पूछा क्या है, 25cn पूछा है, तो 25c24 मतलब 25c1 मतलब आंसर इज 25। पूरा सवाल पढ़ लिया करो भाई, जल्दी सेलिब्रेट मत किया करो। तो सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, 25c1 इज नॉट 1 बेटा, 25c1 इज 25। कोई भी NC1 करोगे तो n ही आएगा बस। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 18cr+2, 18cr इज इक्वल्स टू 18cr+2, तो 18c 18 माइनस r इज इक्वल्स टू 18cr+2। समझ तो गई होगे तुम कि क्या आएगा ये, तो 2r इज इक्वल्स टू 16, r की वैल्यू आ गई 8। अब तुमको यहाँ 8 डालना है, 8c5, 8c5 क्यों भी पूरा मत निकालना, 8c5 को तुम 8c3 लिख सकते हो। अब निकालो 876,321, तो यह आ जाएगा 56, 56 इज द आंसर। ठीक है, बढ़िया। अब कल से हम सर एक और एडिशनल चीज पर जाने वाले हैं, कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही स्पीड में चल रहा है, ये टॉपिक हम कल चालू करेंगे, चूज वन और मोर। तो आज आपको मैंने होमवर्क क्या दिया है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके कैलकुलेशंस आपको करके आने। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। सो आई होप गाइज कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, और वो ये है कि जो भी सेशंस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ले रहा हूं, सारी की सारी लाइव स्ट्रीम्स जो हैं वो अपलोड भी होती हैं, और हम कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करते हैं। तो यू कैन सी हियर देयर इज अ वर्चुअल लाइब्रेरी, www.livedaily.me /livedaily। ये लिंक अपने पास लिख लीजिए आप, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से एक वेब पेज ओपन होगा, और इस वेब पेज में आप जा सकते हो। मेरे नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, CA फाउंडेशन मैथ्स प्रणव पोपट, और जैसे ही आप वहां क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखेगा जिसमें नवंबर 22 क्लासेस, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे
तो आपको जितने भी मैंने शुरू से लेकर टॉपिक लिए हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5 और अभी जो चल रहा है वो टॉपिक 6 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप कोई भी चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक कर सकते हो। ठीक है, आप सारा यहां देख सकते हो, नथिंग इज गेटिंग डिलीटेड। ओके फाइन। इसके साथ साथ आप लोग हमारे साथ स्पेशल क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हो और उसके लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस देखी जा सकती हैं। सो दिस इज माय कोड और ये कोड जो है CAPRANAV, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो आप एक्नॉलेज कर सकते हैं मेरा कोड यूज करके कई जगह पर। जैसे कि अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप कोई भी अदर सब्सक्रिप्शंस भी लेते हो लाइक अदर देन CA, तो भी मेरा कोड यूज कर सकते हो। एंड एज वेल एज अगर आप स्पेशल क्लास पहली बार देखने वाले हो तो पहली बार में आपको अनलॉक कोड लगता है, तो अनलॉकिंग के लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हो। एंड देयर इज वन मोर थिंग, महीने में 1 या 2 बार एक कॉम्बैट टेस्ट होता है जिसके अंदर स्कॉलरशिप मिलती है, वहां भी अगर फ्री में एनरोलमेंट करना है तो यू कैन यूज माई कोड CAPRANAV। ठीक है सर। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं सर, हम जो यहाँ पर फ्री प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं और पेड बैच में क्या गैप है। तो देखो भाई, एक चीज होती है रेगुलर क्लास, एक होती है रिवीजन क्लास। रेगुलर क्लास में 2 मोड्स होते हैं, एक पेड प्लेटफॉर्म, एक फ्री प्लेटफॉर्म। फ्री प्लेटफॉर्म में लाइव और रिकॉर्डेड का मिक्स होता है और यहाँ पर सेपरेट नोट्स अलग से नहीं दिए जाते, सिंपल क्विजेज होती है यहाँ पर। रही बात पेड प्लेटफॉर्म की, 100% लाइव होता है प्रॉपर डेडलाइन के साथ, एक्सक्लूसिव नोट्स दिए जाते हैं वहां पर जो आप प्रिंट भी करवा सकते हो। RTP और PYQ इंक्लूड होते हैं क्लासेस में, यस। नेगेटिव मार्किंग वाली प्लस की क्विज होती है जिस क्विज में आप बिल्कुल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट देख सकते हो। और टेस्ट सीरीज, यस, फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है जिसमें इवेल्युएट करके भी आपको आंसर दिए जाते हैं। चलो क्विज में तो ठीक है, अकाउंट्स और लॉ में भी इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज है जहां पर आपके कॉपी चेक करके आपको दी जाती है। फिर आता है सर फ्री प्लेटफॉर्म फॉर रिवीजन मैराथन। तो रिवीजन और मैराथन तो एनीवेज फ्री है, इट इज फ्री फॉर एवरीवन, वो अलग बात होगी। लेकिन अगर आप पहली बार नए स्टूडेंट हो और पहली बार पढ़ने जा रहे हो CA फाउंडेशन का, तो मैं बोलूंगा इस वाले सिचुएशन में जाके आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो पास होने की। ठीक है जी, चलिए। तो ये अभी ऑनगोइंग बैच चल रहा है हमारा जिसमें पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है CA फाउंडेशन का। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बैचेस, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सी बैच से, किस टीचर से या मिक्स ऑफ बैचेस से पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस। टाइम टेबल देख सकते हो आप हमारी बैच का, जैसा कि मैंने आपको बोला था मैं 8 AM to 9:30 AM आता हूँ। अकॉर्डिंगली हर सब्जेक्ट के बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक है और 1:45 PM तक आपकी सारी क्लासेस ओवर हो जाती हैं। तो ये है CA फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शन के चार्जेस। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज फॉर अनअकैडमी प्लस एंड दिस इज फॉर अनअकैडमी आइकॉनिक। आइकॉनिक के अंदर आप देखोगे प्राइजेस थोड़े ज्यादा आपको दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं अलॉन्ग विद क्लासेस। ठीक है, और ये जो कोड्स आपको दिख रहा है CA प्रणव, जैसे कि मैंने बताया ये सारे प्राइजेस बिफोर डिस्काउंट है। कोड लगाने के बाद आपको 10% या उससे ऊपर कोई भी मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट चल रहा होगा वो यूज आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है जी, सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।